हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैं आपको अनुसंक गुणधर्म पढ़ा रहा था। मैं आपको 2 अनुसंक गुणधर्म पढ़ा चुका था। पहला पढ़ाया था मैंने आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा अनुसंग गुणधर्म हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन लास्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे तीसरा अनुसंग गुणधर्म हेमांक में अवनमन। ठीक है, अवनमन का मतलब तो आप जानते हो, अवनमन का मतलब होता है कमी। और बात आई हेमांक में अवनमन मतलब हेमांक में कमी, तो शब्द यहीं से स्टार्ट हुआ कि साहब हेमांक क्या होता है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि हेमांक क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई द्रव भरा हुआ है, ये कोई बर्तन है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो, तापमान को कम कर रहे हो। ऐसे समझ लो ये द्रव फ्रिज में रखा हुआ है, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। सही है, तापमान कम होगा। जब तापमान कम होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिस समय इसमें ठोस अवस्था भी होगी और द्रव अवस्था भी होगी। होगी नहीं होगी? कोई द्रव भरा हुआ है, तापमान कम कर रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब द्रव अवस्था और ठोस अवस्था, इस द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों ही इस पात्र में होंगी। आपने देखा होगा जैसे आप बर्फ़ जमाते हो फ्रिज में पानी की, तो जब पानी को अपन फ्रिज में ठंडा करते हैं तो धीरे 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है, टेम्परेचर घटता जाता है और एक स्थिति आ जाती है कि पानी और बर्फ़ दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। सही है, जब ये दोनों प्रेजेंट हों उस समय यहाँ पर एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है। वो कैसे कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था बनती है, मतलब ये द्रव जमेगा, द्रव से ठोस अवस्था बनेगी और ठोस से वापस द्रव अवस्था बनती है। तो यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो जाता है। उस समय एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती है, द्रव से ठोस का बनना और ठोस से द्रव का बनना। द्रव से ठोस का बनना एक तरह से जमना, और ठोस का द्रव में बदलना मतलब पिघलना। तो यहाँ पर जमने और पिघलने की अभिक्रियाओं के मध्य कुछ समय बाद क्या आ जाता है, साम्य। जब साम्य आ जाए तो वो टेम्परेचर हमें नोट करना है। मान लो वो टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर इस द्रव का क्या कहलाएगा, हेमांक। तो हेमांक क्या है? हेमांक एक तरह से अपन सिंपल भाषा में कहें तो हेमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। जिस ताप पर, देखो हेमांक को अपन सिंपल भाषा में, अपनी देसी भाषा में ये कहते हैं जमना। कोई पदार्थ, कोई द्रव पदार्थ जिस ताप पर जमता है उसे हेमांक कहते हैं। ऐसे तो अपन देसी परिभाषा देते हैं हेमांक की, पर वास्तविकता क्या है, हेमांक वह ताप है जिस ताप पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। सही है, मेरी बात समझ रहे हो? मतलब हेमांक के समय द्रव की दोनों अवस्थाएं होंगी, उस समय ठोस अवस्था भी होगी और द्रव अवस्था भी होगी, दोनों के मध्य साम्य स्थापित होगा। तो अपन सिंपली इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि हेमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। क्लियर? तो पहले ये डेफिनेशन लिख लो, फिर हम ऐसे आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 हेडिंग डालो, हेमांक में अवनमन। हेमांक में अवनमन हेमांक में अवनमन, और लिखो इसमें, हेमांक वह ताप है जिस पर हेमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की
किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लो, जब किसी द्रव में हिमांक आ जाता है तो उस समय 50% ठोस अवस्था होगी और 50% उसमें द्रव अवस्था होगी। मतलब साम्य स्थापित हो गया तो 50% तो उसमें द्रव अवस्था होगी उस द्रव की और 50% ठोस होगी। मतलब हिमांक एक तरह से एक ऐसी स्थिति है जब 50% द्रव अवस्था होती है और 85% कौन सी अवस्था होती है? ठोस अवस्था। क्लियर? अब बात आई साहब, आगे बढ़ते हैं अपन। हिमांक की डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। हिमांक वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्थाओं के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। अब एक बात देखो, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब है कमी। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने एक शुद्ध द्रव लिया, शुद्ध द्रव या शुद्ध विलायक, केवल विलायक है ना, शुद्ध विलायक है। इसको अपन गर्म करें, सॉरी ठंडा करें, अब तो ठंडा ही करेंगे। शुद्ध विलायक को मैं ठंडा कर रहा हूँ, क्लियर? और मान लो इसका हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर इस शुद्ध विलायक की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, तो इसका हिमांक है मान लो 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इसमें अबाष्पशील विलेय मिला रहा हूँ, बिल्कुल पहले पढ़ा है वैसे। यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक है B, ठीक है। अब इसमें मैं अबाष्पशील विलेय मिला रहा हूँ, क्लियर? अब इसमें A भी मिला दिया। A है अबाष्पशील विलेय, आप जानते हो, और ये एक विलयन है। अब मैं इस विलयन को ठंडा कर रहा हूं, सही है। तो यहां पर क्या होगा? वही काम होगा। यहाँ A जो है ये B के जमने में, इसको मतलब B को जमने में मतलब अवरोध पैदा करेगा। तो ये अब पहले से कम टेम्परेचर पर जमेगा एक तरह से, है। मतलब विलयन का हिमांक -2 डिग्री सेल्सियस है, इसका 0। आप देखते हो खुद ही, प्रैक्टिकली सोचो। मैं एक बर्फ़ पानी को जमाऊं फ्रिज में रख करके, तो पानी तो अपन को पता ही है 0 डिग्री सेल्सियस जम जाता है। और एक आप कोई जैसे पानी में दूध वगैरह, खोवा वगैरह मिला करके जब अपन आइसक्रीम जमाते हैं तो वो आसानी से नहीं जमता है, मतलब पहले से कम ताप पर जमता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विलेय जो है ये A अबाष्पशील विलेय, ये अवरोध पैदा करेगा और B को जमने नहीं देगा। यहाँ पर तो B 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस और द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। यहाँ पर ठोस व द्रव अवस्था के मध्य, B की ठोस व द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित होने में पहले से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। अब बताइए, शुद्ध अवस्था में विलायक का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और विलयन में विलायक का हिमांक ये B का ही है, हिमांक कितना है? -2। तो हिमांक में वृद्धि हुई कि कमी हुई? कमी हुई। 0 बड़ा मान है, -2, हिमांक में क्या आती है? कमी। ठीक है। तो हिमांक में अवनमन होता है, हिमांक में कमी आती है। तो शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन होता है उसका हिमांक कम होता है, क्लियर? तो इस बात को हम लिख सकते हैं नीचे, लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो, जब शुद्ध विलायक में, नीचे लिखो अगली लाइन से, जब शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अबाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो विलयन का हिमांक, विलयन का कह लो इसको, या इसको क्या कह सकते हो आप? विलायक का
बिलियन में हेमांक, ये है तो विलायक का ही, पर किस में? बिलियन में। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं, तो बिलियन का हेमांक शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। बिलियन का हेमांक, ये तो बिलियन का हो गया, शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। क्लियर? अच्छा, अब एक देख पाओ, बिलियन के हेमांक को हम सिंबल दे देते हैं TF। F का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हेमांक, ठीक है। और ये हो गया शुद्ध विलायक का हेमांक, इसको सिंबल मान लेते हैं T0F। है, ढंग से सुन लेना, शुद्ध विलायक का T0F, बिलियन का हेमांक TF। अब हेमांक में कितनी कमी हुई, हेमांक में अवनमन निकालना है, हेमांक कितना घटा। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो हेमांक में कितना अवनमन, कितनी कमी हुई, कैसे निकालोगे बताओ। मैंने कहा कमी निकालने के लिए भी ज़्यादा में से कम घटाते हैं। देखो, बात को दिमाग में बैठा लो, चाहे आप वृद्धि निकालो मतलब उन्नयन, चाहे आप कमी निकालो अवनमन, घटाना आपको ज़्यादा में से कम है। मैंने कहा आपके पास 100 रुपये थे, हैं, आपने कुछ रुपए उसमें से खर्च कर दिए, आपके पास 80 रुपये शेष रह गए। 100 रुपये थे आपके पास और कितने रुपए शेष रह गए? 80। अब मैं आपसे कहूँ आपके रुपयों में कितनी कमी आई, तो आप कहोगे 20 की, तो भी तो आप ज़्यादा में से कम घटा रहे हो, 100 में से 80 घटा रहे हो। और मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं, आपके पास 100 रुपये थे और वो बढ़कर 120 रुपये हो गए, कितने की वृद्धि हुई, तो भी आप ज़्यादा में से कम घटा रहे हो। देख लो, 120 में से 100, मतलब चाहे आप वृद्धि निकालो चाहे कमी, आपको ज़्यादा में से कम हटाना है। तो हेमांक में अवनमन निकालेंगे तो हेमांक में अवनमन का फॉर्म सिंबल अगर मान लेते हैं अपन डेल्टा TF, तो ज़्यादा में से कम घटाओगे तो T0F में से TF घटाओगे। आपने बिल्कुल इसी तरह क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था, ध्यान है, वहां पर बिलियन का क्वथनांक ज्यादा होता था, तो वहां TV माइनस T0 भी किया था। ध्यान करो, खूब पन्ने पलट के देख लो, बिलियन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाया था क्योंकि बिलियन का क्वथनांक ज्यादा था। यहाँ किसका हेमांक ज्यादा है? हेमांक पढ़ रहे हो, हेमांक किसका ज्यादा है? विलायक का, तो ज्यादा में से कम घटेगा, मतलब 0 में से घटेगा -2, तो कितना आएगा? 2। तो हेमांक में कितनी कमी आई है? आप वैसे तो डायरेक्ट दे सकते हो कि 2 की कमी आई है, 2 डिग्री सेल्सियस की। तो इस तरह से आप करना है। तो आप नीचे लिख सकते हो, ये बात आपके दिमाग में बैठ रही हो तो ब्लैक बोर्ड पर एक बार खूब देख लो ढंग से, फिर हम अब नीचे लिख सकते हैं। कैसे? रुको एक बार और देखो, सामने मैं कहता हूँ जैसे लिखना, पहले ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। हम ऐसे लिख सकते हैं, शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का हेमांक, शुद्ध विलायक का हेमांक का सिंबल क्या माना? T0F। F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर। और बिलियन का हेमांक, बिलियन का हेमांक TF। ज़्यादा कौन होता है? विलायक का। जब विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो बिलियन कम टेम्परेचर पर जमेगा, तो विलायक का हेमांक ज़्यादा होता है। तो अपन निकालते हैं हेमांक में अवनमन। पहले इसका सिंबल देखो, अवनमन का सिंबल डेल्टा TF। चाहे वृद्धि निकालो चाहे कमी निकालो, मैंने तरीका बताया है आपको, ज़्यादा में से कम घटाना है। हेमांक में अवनमन निकालो, डेल्टा TF बराबर क्या आ जाएगा? ज़्यादा में से कम
टी एफ विलायक का है, बिलियन वो सॉरी टी नॉट एफ है, किसका हिमांक ज़्यादा है? विलायक का, और उसमें से बिलियन का हिमांक घटा दो टी एफ, ये हिमांक में अवनमन आ जाएगा। क्लियर? इसको ऐसे के ऐसे ही आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर ले इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम फटाफट लिखो। इसके बाद अब आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल अपन जैसे क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा था ना, ऐसे बिल्कुल डिटो सेम अपन ये पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। अगर आपने पिछला टॉपिक आपको समझ में आया है तो ये बहुत आराम से आ जाएगा। हम फिर वक्र बनाएंगे, वहां पर भी अपन ने वक्र बनाया था, प्रायोगिक आधार पर वक्र ग्राफ। ठीक है, तो एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं प्रयोग से। क्लियर? देखो इधर वक्र बनाने के लिए दो अक्ष, ठीक है, बिल्कुल डिटो वही तरह। यहां पर ले लिया वाष्प दाब बाई अक्ष पर, और यहां ले लिया मैंने ताप। ठीक है, अच्छा, अब देखो आप वक्र बनाने की तैयारी हो गई। पहले ले लिया शुद्ध विलायक, बगल में देखते चलो। शुद्ध विलायक है बी, विलायक का सिंबल मैं बी मानता हूं, इसमें बी भरा हुआ है, कैपिटल बी। शुद्ध विलायक है, इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं। ले भाई यहां से स्टार्ट कर दिया। मान लो इस समय इसका टेम्परेचर इतना है और इसका टेम्परेचर हम घटा रहे हैं। देखो आपको पता ही, जैसे जैसे ताप घटेगा वाष्प घटेगी, वाष्प दाब घटेगा। अरे ताप बढ़ाऊं तो वाष्प बढ़ेगी, वाष्प दाब बढ़ेगा। ताप में घटा रहा हूं तो आप देख सकते हो वाष्प दाब घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। मान लो यहाँ पर इस ताप पर इसकी ठोस और द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो गया यहाँ पर, तो ये ताप जो है इस विलायक का क्या हो गया? हिमांक। वो हमने नोट कर लिया। टी नॉट एफ है ये, क्योंकि ये विलायक है। ये वक्र किसके लिए बनाया है? विलायक के लिए। विलायक का टेम्परेचर कम करता गया, कम करता गया। इस ताप पर यहाँ पर विलायक की ठोस और द्रव अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो गया। ये आ गया विलायक का हिमांक। अब ऐसे के ऐसे ही हम विलयन के लिए करते हैं। मान लो ये विलयन है। क्लियर? विलयन समझ जाओ, इस विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया है ए। अब विलयन को का हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। विलायक वही है पर विलय मिला दिया है। अब इसका टेम्परेचर कम करेंगे, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर हम घटाते जा रहे हैं। और मान लो यहाँ इस ताप पर जाकर के, सही है, यहाँ पर ठोस पर द्रवावस्था के मध्य साम्य स्थापित हो गया, तो ये इस विलयन का हिमांक आ गया टी एफ। बड़े ध्यान से देख लो, इधर से इधर बढ़े तो विलयन का हिमांक कम है और विलायक का हिमांक ज़्यादा है, होना भी चाहिए। विलयन कम ताप पर जमता है तो विलयन का हिमांक कम है। और ये अंतर आप समझ गए होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये अंतर जो है ये है डेल्टा टी एफ, हिमांक में अवनमन। या इसको नीचे लिख देता हूँ आपको और क्लियर दिखेगा।
ये अंतर जो है ये है कौन, डेल्टा टी एफ, हिमांक में अवनमन। तो इस ग्राफ को बना लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये ग्राफ नीचे वाला किसके लिए है, बिलियन के लिए। तो फटाफट इसे बनाओ, फिर आगे। ये अपन ने पहले पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ रहे हैं। बना लिया? जल्दी बनाओ। हाँ भाई, ये ग्राफ आपके सामने आई गया, क्लियर। ये बीच में आपको दिख ही रहा है, ये अंतर जो है ये डेल्टा टी एफ है हिमांक में अवनमन। ज़्यादा में से कम घटाओगे अवनमन आ जाएगा। अब बात को आगे सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ रहे हैं जैसे पहले पढ़ा है। किसके अनुसार, राउल के अनुसार। आपको पता है यदि बिलियन में अबाष्पशील विलेय तथा बाष्पशील विलायक हो, या नू कहूँ यदि शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो राउल के अनुसार आपने पढ़ा है पी नॉट बी माइनस पी अपॉन पी नॉट बी बराबर क्या आएगा, एक्स से है। बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होगा, ये राउल कहता है। ये तो कोई नई बात नहीं है, तो इसको भी साथ साथ लिखते चलें। नीचे लिखो अगली लाइन में। अरे बिल्कुल उसी तरह से पढ़ रहे हैं जैसे हमने पहले पढ़ा है। नीचे लिखो यदि, अगली लाइन में आ जाओ, यदि शुद्ध विलायक में जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे लिखा करो। नीचे लिखो यदि शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलेय मिलाया जाए, अबाष्पशील विलेय मिलाया जाए तो विलायक के बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, विलायक के बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, ध्यान होगा ये आपेक्षिक अवनमन है, विलेय के मोलंश के समान होता है। विलेय के मोलंश के समानुपाती हो, विलेय के मोलंश के समान होता है, बराबर। बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलंश के बराबर होता है। इधर आ जाओ, मैं इस पी नॉट बी को, रुक जाओ, लिख लिया होगा, नहीं लिखा, लिख लिया। अब इस पी नॉट बी को इधर ले जाता हूँ, बिल्कुल कल की तरह पढ़ा रहा हूँ, आज कुछ भी नया नहीं है। पी नॉट बी माइनस पी बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी एक्स ए। सही है। यहाँ पर आपको ध्यान होगा ये है बाष्पदाब में अवनमन, ये बाष्पदाब में अवनमन है और पूरा है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पी नॉट बी विलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब, ध्यान है क्या, पी नॉट बी विलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब। सिंबलों को समझो, जो कि एक निश्चित मान होता है विलायक का शुद्ध अवस्था में बाष्पदाब, तो इसको अपन गायब करके कांस्टेंट, इसको समानुपाती में ले जाएंगे। कल की तरह पढ़ रहे हो डिटो। क्या करें तो पी नॉट बी माइनस पी, देख लो फिर लिख लेना।
इसको समानुपाती में ले जाते हैं। समानुपाती x से अगर मैं समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो वापस आ जाएगा बराबर करके पी नॉट भी। मतलब वाष्प दाब में अवनमन जो है ये देख सकते हो विलेय के मूल के समानुपाती है। ये तो लास्ट क्लास में समझाया था। प्रयोग से एक बात और कह सकते हैं, देखो इधर ये तो आपको दिख रहा है, ये अंतर जो है ये है हिमांक में अवनमन, और ये अंतर अगर हम सामने निकालें यहाँ पर, जैसे यहाँ डॉट 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 लगा दे है, तो ये किस में अवनमन आएगा? ये आ जाएगा विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट भी, और ये आ जाएगा विलयन का वाष्प दाब पी, और ये अंतर जो आएगा ये आ जाएगा अंतर क्या है? वाष्प दाब में अवनमन। बिल्कुल यहाँ भी अगर ये अंतर बढ़ेगा तो ये अंतर भी बढ़ेगा। मतलब प्रयोग से हम कह सकते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में कहा था, क्या हम प्रयोग से ये कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब में अवनमन है वो समानुपाती होता है डेल्टा टीएफ के। अगर डेल्टा टीएफ बढ़ता है तो ये अंतर भी तो बढ़ेगा, मतलब वाष्प दाब में अवनमन भी बढ़ेगा अगर हिमांक में अवनमन बढ़ा तो। जब ये दोनों समानुपाती हैं, अतः हम क्या कर सकते हैं, देखो ये पी वाष्प दाब में अवनमन एक्स के समानुपाती, वाष्प दाब में अवनमन हिमांक में अवनमन के समानुपाती, तो ये दोनों भी तो समानुपाती हो जाएंगे। तो हम कर सकते हैं डेल्टा टीएफ को किसके समानुपाती? एक्स से। बिल्कुल लास्ट क्लास की तरह पढ़ रहे हैं अपन, सही है। अब एक्स को खोल सकते हैं, डेल्टा टीएफ बराबर एक्स है विलेय का मोल अंश, तो इसको खोल सकते हैं विलेय के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल मतलब विलेय और विलायक के मोल। आपको पता ही है, तनु विलयन के लिए पढ़ रहे हो आप, तनु विलयन में है, अनुसंग गुणधर्म तनु विलयन के लिए पढ़ रहे हो। Na का मान लेस देन Nb, चूंकि तनु विलयन में Na का मान Nb से बहुत कम है, मतलब विलेय के मोल बहुत कम है, तो इसको नीचे से प्लस माइनस में से हटा सकते हैं विलेय के मोल को, क्योंकि ये बहुत कम है। अतः हम कर देंगे डेल्टा टीएफ बराबर क्या रह जाएगा? Na/Nb। सही है, बात को आगे बढ़ा लेते हैं। Na/Nb, Na है विलेय के मोल, इसको खोल सकते हैं हम। चुनाव एक गड़बड़ हो गई मुझ पे, यहाँ समानुपाती आना चाहिए ना, है ना। ये तो एक्स से खोल दिया, तो यहाँ भी तो समानुपाती आना चाहिए। नीचे का Na हटा दिया। अच्छा, समानुपाती को हटाऊंगा एक नियतांक आएगा, आ जाएगा क्या? आ जाएगा डेल्टा टीएफ बराबर के Na/Nb। समानुपाती हट गया, नियतांक आ गया। Na है विलेय के मोल, Nb है विलायक के मोल, इनके मान रख सकते हैं। बिल्कुल डिटो लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा है, नू की नू पढ़ा रहा हूँ। विलेय के मोल को खोल सकते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा Wa बटे विलेय का अनुभार Ma, सही है। और Nb को खोल सकते हैं विलायक की ग्राम में मात्रा Wb बटे विलायक का अनुभार Mb। क्लियर? बिल्कुल डिटो लास्ट क्लास में जो पढ़ा है, बिल्कुल डिटो ऐसे की ऐसे ही। अच्छा, ये आपको दिख ही रहा होगा, ये पूरी मोललता है। मोललता का फॉर्मूला पता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार। तो K और Mb को मिला करके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। K है एक नियतांक, Mb है विलायक का अणुभार, और विलायक का अणुभार भी तो फिक्स मान होता है। जल का अणुभार 18 है, 18 ही रहेगा। तो ये दोनों ही एक कांस्टेंट मान है, तो इनको गुना करके एक नया कांस्टेंट बना देते हैं। K इंटू Mb को गुना करके हम बना देते हैं एक नया कांस्टेंट Kf, सही है।
के एफ का मान क्या होगा, एक पहले आया था कांस्टेंट के बी, वो था मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसका नाम रख देते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि यहाँ कमी आ रही है। के एफ हो गया मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्लियर। अब के एफ का मान आ गया, के एफ हो गया मोलल अवनमन स्थिरांक। तो अब के इंटू एम बी को गुना करके तो बनाया ये के एफ, तो क्या आएगा अपने पास फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ बराबर के और एम बी का गुना हो गया, बन गया के एफ, और बचा क्या, बचा है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, यही तो बचा है। सही है। और ये बचा है जो कौन है, ये मोललता है। मोललता का फॉर्मूला याद हो, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार, डब्ल्यू बी विलायक का भार ही तो है। तो हम इसकी जगह मोललता लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या आया, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता। तो लास्ट क्लास में भी बिल्कुल ऐसे ही हमने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा टीवी का, क्वथनांक में उन्नयन का, वो आया था केवी इंटू मोललता, और ये आया है के एफ इंटू मोललता। तो मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ाया, कल की तरह बिल्कुल डिटो पढ़ाया है। आप इसको फटाफट नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज कुछ नया तो पढ़ा ही नहीं है, कल का जैसा बिल्कुल डिटो वो ही पढ़ा है। नोट करें। जल्दी लिखो। फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो यार। कर लिया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने अगर कल ढंग से पढ़ा है, कल की वीडियो अच्छी तरह से देखी है, तो ये तो बहुत सरल है भाई। आज जो पढ़ा है वो डिटो वही है जो अपन ने कल पढ़ा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम 3 अनुषंग गुणधर्म पढ़ चुके हैं। यहाँ भी देख लो, ये भी अनुषंग गुणधर्म है। ये हिमांक में अवनमन विलेय के मोलों पर डिपेंड कर रहा है ना। डेल्टा टी एफ समानुपाती एन ए अपॉन एन बी, मतलब हिमांक में अवनमन विलेय के मोलों पर डिपेंड कर रहा है। और कोई गुण अगर विलेय के मोलों पर डिपेंड करता है तो वो अनुषंग गुणधर्म है। तो ये भी अनुषंग गुणधर्म है। क्लियर? तो हम 3 अनुषंग गुणधर्म पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा था हमने, कौन सा बताओ? पहला पढ़ा था वासदाब में अपेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा पढ़ा है हिमांक में अवनमन। अब एक और अनुषंग गुणधर्म है, परासरण दाब। देखते हैं, चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो परासरण दाब, बड़े ध्यान से समझना भाई, आनंद आ जाएगा अगर से समझा तो। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है।
देखो परासरण दाब क्या होता है, आपको परासरण दाब ये चौथा अनुषंग गुणधर्म है, इसको समझने से पहले आपने एक परासरण की घटना या परासरण क्रिया का नाम सुना हो। क्या होता है परासरण, परासरण क्रिया क्या होती है, परासरण की घटना क्या होती है, सुना है कभी परासरण? परासरण क्या होता है, एक बात बताता हूँ, देखो इधर ढंग से सुनना। परासरण की क्रिया जो होती है इसमें विलायक के कण गमन करते हैं। परासरण दाब को तो बाद में समझेंगे, पहले मैं कह रहा हूँ उसको समझो। परासरण क्या होता है, परासरण की क्रिया में गमन कौन करते हैं, गति कौन करते हैं, विलायक के कण गमन करते हैं। कहाँ से कहाँ गमन करते हैं, ये गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो परासरण की क्रिया में विलायक के कण गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। बात क्या है, मतलब तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलय कम हो, सुना होगा, और सांद्र विलयन गाढ़ा विलयन जिसमें विलय ज्यादा हो। मतलब तनु विलयन ऐसा होता है जिसमें विलय कम हो, और विलय कम हो तो सांद्रता कम। तनु विलयन की सांद्रता कम होती है, अरे यार सांद्रता विलय की मात्रा ही तो होती है, और तनु विलयन में विलय कम होता है, तो तनु विलयन की सांद्रता क्या होती है, कम, और सांद्र विलयन की सांद्रता क्या आती है, ज्यादा। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि परासरण की क्रिया में विलायक के कण गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर, एक ही बात है। ऐसे नहीं आया समझ में, देखो इधर एक डायग्राम से समझाता हूं। मान लो ये एक पात्र है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस पात्र में ये बीच में ढंग से देखो, है ना, ये बीच में इसमें ये एक झिल्ली लग रही है, इसको बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लग रही है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली। इस पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात को। एक पात्र है, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लग रही है। लड़का कह रहा है साहब अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी परत है, ऐसी लेयर है जिसमें बहुत ही बारीक छिद्र होते हैं। अर्धपारगम झिल्ली का लड़का कहता है कोई उदाहरण बताइए। मैंने अपनी जो खाल है जीव जंतुओं की, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। जीव जंतुओं की खाल में आपको पता ही है बहुत ही बारीक छिद्र हैं जिनसे पसीना बाहर आता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी परत है, एक ऐसी लेयर है जिसमें बहुत ही बारीक छिद्र हैं, वो बीच में लगा दी है मैंने। एक तरफ भर दिया है तनु विलयन, ये तनु विलयन है, इसमें यहां तक भर रहा है। मान लो कौन सा विलयन भर रहा है, तनु विलयन। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर तो तनु विलयन भर दिया, बड़े ध्यान से देखते चलना, और दूसरी ओर मैंने सांद्र विलयन भर दिया है। ये सांद्र विलयन भरा हुआ है इधर, ठीक है। ये कैसा विलयन भर रहा है, इसमें सांद्र विलयन। तो दो विलयन है, एक तनु और एक सांद्र। एक तनु जिसकी सांद्रता कम है, मतलब जिसमें विलय कम है, और एक सांद्र विलयन जिसकी सांद्रता उच्च है। दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक कर दिया है, सही है। तो विलायक के कण, जैसे विलायक मान लेते हैं या जल है, तो विलायक के कण गमन करते हैं किधर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। विलायक के कण गमन करते हैं, सही है। विलायक के कण गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। ये घटना कौन सी है, ये घटना कौन सी हो रही है, परासरण। विलायक के कण गमन कर रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर के तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। ये घटना क्या कहलाती है, परासरण, सही है। यहाँ पर दोनों ओर मान लो हमने पिस्टन लगा रखे हैं, ये एक पिस्टन हो गया और ये एक पिस्टन हो गया।
परासरण की क्रिया चल रही है। अब नू बताओ, जब विलायक के कण, परासरण की क्रिया कब तक चलेगी? जब तक दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी। विलायक के कण यहां से यहां निकल रहे हैं तो यहां विलायक की मात्रा बढ़ रही है। अरे परासरण क्रिया चल रही है, विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल करके तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं। कौन सी घटना हो रही है? परासरण। तो यहां नू बताओ, मुझे ढंग से सोच लेना। यहां पर धीरे धीरे यहां तो विलायक घटेगा और यहां विलायक धीरे धीरे बढ़ेगा। जब यहां विलायक घटेगा तो यहां की सांद्रता तो बढ़ेगी तनु विलयन की। तो कोई भी सांद्रता देखो आप, जैसे सांद्रता अपन मोलरता की बात करें तो सांद्रता मोलरता होती है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। पढ़ा है ना? विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। मोलरता की बात करें, मोलरता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। तो जब विलायक इधर से इधर जा रहा है तो इधर तो आयतन घटेगा और सांद्रता बढ़ेगी, इधर सांद्रता बढ़ेगी। और यहां पर विलायक के कण इधर से इधर जा रहे हैं तो यहां विलयन का आयतन बढ़ने से सांद्रता घटेगी। ये सांद्र विलयन है, ये तनु विलयन है। तनु विलयन है मतलब इसकी सांद्रता कम है। जब परासरण की क्रिया चलेगी तो यहां तो सांद्रता बढ़ेगी क्योंकि यहां आयतन घटेगा, सांद्रता बढ़ेगी। और यहां पर क्या होगा? सांद्र विलयन में आयतन बढ़ेगा और सांद्रता यहां की घटेगी। तो परासरण क्रिया कुछ समय बाद क्या होगा? दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी। भाई शुरू में ये सांद्र विलयन लिया था, इसकी सांद्रता ज्यादा थी, इसकी सांद्रता क्या थी? कम। धीरे धीरे इसकी सांद्रता बढ़ रही है, परासरण की क्रिया होने पर इसकी सांद्रता घट रही है। जब दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर हो जाएंगी तो विलायक के कणों का गमन रुक जाएगा, अर्थात परासरण की क्रिया बंद हो जाएगी। तो मैं ऐसे कहूं कि परासरण की क्रिया कब तक चलती है? जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान ना हो जाए तब तक परासरण की क्रिया चलती है। अब पहले परासरण दाब को गोली मारो, परासरण को परिभाषित करो कि परासरण क्या होता है। तो हम कहेंगे दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, भिन्न सांद्रता समझ गए, जिनकी सांद्रता अलग अलग हो, ऐसे एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन है। दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन में जिसकी सांद्रता कम होगी वो तनु विलयन हो गया, जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो सांद्र विलयन हो गया। तो दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। फिर एक बात और कही, परासरण की क्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान न हो जाएं। क्लियर? तो भाई लिख लो इस बात को, हेडिंग डालो पहले नंबर 4 परासरण दाब। परासरण दाब डाल दी हेडिंग। अब इसमें परासरण दाब को तो पीछे पढ़ेंगे, इसी में एक छोटी सी हेडिंग डालो नीचे, परासरण। परासरण लिख लिया। और अब इसमें लिखो दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली, बोर्ड पर लिखा हुआ है डायग्राम में नीचे, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से पृथक करने पर विलायक के कणों का, बड़े ढंग से याद रखना, विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन परासरण कहलाता है। समझने के लिए जैसे मैंने डायग्राम बना रखा है, ब्लैक बोर्ड पर देखो, बोर्ड की तरफ, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया है आप भी अपनी कॉपी में ये डायग्राम बना लीजिए।
जल्दी बनाओ ये डायग्राम, वीडियो को पॉज करो और ये डायग्राम बनाओ। हाँ भाई, बना लिया। अब मेरी बात को आगे सुनो, पॉज करके बना लिया करो यार, टाइम बचेगा। हाँ, इधर आ जाओ। परासरण क्या होता है, परासरण की क्रिया क्या है, ये समझ गए। विलायक के कणों का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन। अब बात को आगे समझो। बात ऐसा, आप परासरण दाब की बात करो, क्योंकि हम तो परासरण दाब पढ़ रहे हैं। हमारा अणुशा का गुणधर्म परासरण दाब है। मैनू बताओ, ये दोनों पिस्टल लगे हुए हैं, इस पर किनका दाब है? लड़के ने कहा इन पर वायु का दाब है। सही है, इन पर वायु का दाब ही तो है। अरे इन पर वायु दाब लगा रही होगी भाई, इस पात्र के आसपास वायु होगी, वायु इन पर क्या लगा रही है? दाब। इन दोनों पिस्टनों पर दाब लगा रही है वायु, मतलब दोनों पिस्टनों पर बराबर दाब लग रहा है, 1-1 ATM। आपको पता होगा वायु का दाब 1 ATM होता है, तो दोनों पिस्टनों पर बराबर दाब लग रहा है, 1 ATM दाब लग रहा है। क्लियर? इसको तो छोड़ो, अब बात सुनो। विलायक के कण जब तनु परासरण की क्रिया चल रही है, विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? इधर आयतन बढ़ेगा या ये विलयन बढ़ेगा, ऐसे कहूं। अरे विलायक के कण इधर आ रहे हैं तो ये विलयन बढ़ेगा, ये पिस्टन किधर की ओर सरकेगा? ऊपर की ओर। सही है भाई, दिमाग से सोच लो, ये पिस्टन ऊपर की ओर ही तो सरकेगा, और ये पिस्टन किधर की ओर आएगा? नीचे की ओर। ये पिस्टन ऊपर की ओर सरकेगा क्योंकि ये विलयन बढ़ेगा ना। विलायक के कण इधर से इधर गमन कर रहे हैं, जब परासरण की क्रिया चलेगी तो ये पिस्टन ऊपर की ओर चलेगा और ये पिस्टन नीचे की ओर सरकेगा। एक काम करते हैं, इस पिस्टन पर कोई दाब लगाते हैं। अरे वो वायु का दाब तो लग ही रहा है, उसके अलावा एक दाब लगाया इस पिस्टन पर, एक अंगूठा रख लिया हमने और इतना दाब लगाया कि ये पिस्टन ऊपर सरकता बंद हो जाए। है किस पर लगाया है दाब? मैंने ढंग से देख लो, सांद्र विलयन पर, क्योंकि सांद्र विलयन का पिस्टन ऊपर की ओर भाग रहा है, तो मैंने सांद्र विलयन पर एक दाब लगा दिया। वह न्यूनतम दाब लगाया कि पिस्टन ऊपर सरकना बंद हो जाए। तो जब पिस्टन ऊपर सरकना बंद हो जाएगा तो स्वतः ही विलायक के कण इधर से इधर गमन होते बंद हो जाएंगे। खुद ही सोच लो, जब मैंने पिस्टन को रोक दिया है कि पिस्टन ऊपर नहीं सरकेगा, तो पिस्टन ऊपर नहीं सरकेगा तो सीधी सी बात है, विलायक के कण भी तो गमन करना बंद हो जाएंगे। अब एक बात सुनो, विलायक के कण फिर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करना क्या हो जाएंगे? बंद। अगर मैं पिस्टन पर दाब लगा देता हूं तो। क्लियर? अब बात है सब परासरण दाब क्या है? ये दाब परासरण दाब है जो मैंने लगाया है, वायुमंडल ने नहीं, मैंने लगाया है। मतलब मैं ऐसे कहूं, सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब। न्यूनतम क्यों कहा? कि हमको न्यूनतम दाब ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना। आप ऐसे लगा दो, विलयन में घुसा दो, पिस्टन को विलयन में घुसा दो, नहीं। सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब। अतिरिक्त दाब क्यों बोला? क्योंकि इस पर एक दाब पहले से लगा हुआ है, किसका? वायु का। तो अपन ऐसे कह सकते हैं, सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया क्या हो जाए? बंद। क्या कहलाएगा? परासरण दाब। मतलब आपको सांद्र विलयन पर वह मिनिमम एक्स्ट्रा दाब लगाना है जिससे विलायक के कणों का इधर आना बंद हो जाए, तो वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब क्या कहलाएगा? परासरण दाब। ठीक है, दोबारा सुन लो। सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए, क्या कहलाएगा? परासरण दाब कहलाएगा। इसको नीचे लिखो अगली लाइन से। देखो, सांद्र विलयन पर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए, तो परासरण की क्रिया बंद हो गई, इतना दाब लगा दिया मैंने, जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए, परासरण की क्रिया बंद हो जाए, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो मैंने सांद्र विलयन का पिस्टन ऊपर सरक रहा था, सांद्र विलयन पर मैं न्यूनतम अतिरिक्त दाब लगाया। न्यूनतम मतलब एक फिक्स दाब, कम से कम वह दाब जिससे पिस्टन ऊपर नहीं सरके।
अतिरिक्त क्यों बोला? क्योंकि वायु भी तो दाब लगा रही है, उसके अलावा दाब लगाया है हमने। तो सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए, परासरण दाब कहलाता है। क्लियर? अब लड़का एक के मन में ये आती है, साहब मैं साहब परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाऊंगा पिस्टन पर, मतलब पिस्टन पे मैं दाब को बढ़ा रहा हूं, दाब को बढ़ाऊंगा तो दाब फिर न्यूनतम नहीं रहा। अगर मैं इस पिस्टन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाऊं तो क्या होगा? मैन की तो उल्टा हो जाएगा, विलायक के कण इधर से इधर चलने लग जाएंगे। तो विलायक के कण, विलायक के कण इधर से इधर मतलब सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लग जाएंगे। इस पे आप परासरण दाब से पिस्टन पर सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हो तो विलायक के कण उल्टे चलने लग जाएंगे। अब जबरदस्ती हो रही है, दाब बढ़ा रहे हो आप बेफालतू में, तो विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लग जाएंगे। मतलब परासरण से जस्ट उल्टी क्रिया। परासरण में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलते हैं, वो तो अपने आप चलते हैं। अगर आप सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो फिर विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लग जाएंगे, तो परासरण की उल्टी क्रिया चलेगी, जिसको बोलेंगे हम प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। व्युत्क्रम परासरण प्रतिलोम परासरण कहेंगे। तो प्रतिलोम परासरण क्या है, इसको भी हम लिख लेते हैं। यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लग जाते हैं। यह क्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। इसे भी लिखो अगली लाइन से स्टार लगा करके। देखो, यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से, यदि सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, सांद्र विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। विलायक के कण सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गमन करने लगते हैं। यह घटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। प्रतिलोम परासरण कहलाती है। क्लियर? अच्छा, इसका उपयोग क्या होता है प्रतिलोम परासरण का? इसका उपयोग है समुद्री जल के विलवणीकरण में। परासरण की क्रिया का उपयोग देख लो, समुद्री जल के विलवणीकरण। विलवणीकरण का मतलब देखो, ये मान लो आपके पास समुद्र का जल है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के लवण होंगे, CaCl2, MgCl2, समझ गए मेरी बात? विलवणीकरण का मतलब है समुद्री जल में से इन लवणों को दूर करने में। विलवणीकरण, समुद्री जल में से लवणों को दूर करने में। अगर समुद्री जल से लवणों को दूर करेंगे तो समुद्री जल फिर तो हमारा पेयजल मीठा जल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध। लड़का कहता है कि साहब ये कैसा होगा? मैंने कि बिल्कुल ऐसे ही देखो, देखो इधर बिल्कुल ऐसे ही। ये मान लो बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली, इधर को समुद्री जल है, सही है, और समुद्री जल पे मैं बाहर से दाब लगा रहा हूं। समुद्री जल पर किस पे दाब लगा रहा हूं? बाहर से मैं दाब लगा रहा हूं, परासरण दाब से ज्यादा, समुद्री जल पर ज्यादा। तो इसमें से विलायक के कण, विलायक मतलब जल के कण निकल करके इस बर्तन में एकत्र हो जाएंगे।
विलायक के कण यहाँ से यहाँ निकल करके चले जाएंगे, तो विलायक के कण सांद्र विलयन, समुद्री जल एक सांद्र विलयन ही तो हुआ जिसमें विलय हैं विभिन्न प्रकार के लवण। तो विलायक के कण सांद्र विलयन से कहाँ जा रहे हैं, एक तरह से तनु विलयन की ओर। तो इधर समुद्री जल है, इधर लवण, इधर समुद्री जल से जल एकत्रित हो रहा है, ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो विलायक मैंने देखो सांद्र विलयन पर समुद्री जल पर अत्यधिक दाब लगाया है, जिससे विलायक के कण समुद्री जल से निकल करके सामान्य जल में एकत्रित हो रहे हैं। मतलब ये जल बढ़ता चला जाएगा, लवण यहीं रह जाएंगे, तो लवण दूर हो जाएंगे। तो परासरण की क्रिया द्वारा आप समझ सकते हो, अरे यही घटना बिल्कुल तुम्हारे आरओ मशीन में चलती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का पूरा नाम क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ मशीन देखिए ना, घर में अलग ही रहती है। आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब वही, रिवर्स मतलब प्रतिलोम परासरण। तो उसमें भी यही चलता है, खारा पानी अपना जाता है उसके अंदर, तो खारे पानी पर या समुद्री जल पर एक तरह से समझ के बाह्य दाब लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें से विलायक के कण निकल करके अलग हो जाते हैं। समझने की कोशिश करो। तो इसका उपयोग लिख लो, नीचे लिखो, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवनीकरण में किया जाता है। परासरण, हाँ, प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री जल के विलवनीकरण में किया जाता है। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है, कोई समस्या? अच्छा, अच्छा, इसके उदाहरण और लिख लो एक यार आप। परासरण का उदाहरण, परासरण की क्रिया का उदाहरण बताओ। परासरण क्रिया का कोई उदाहरण बताओ। किशमिश का फूलना चल जाएगा क्या? किशमिश का जल में फूलना, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। कैसे? देखो, एक पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें किशमिश डाल दे, मरीची बिल्कुल है ना, किशमिश डाल दी, तो क्या होगा? परासरण की बात कर रहा हूं मैं, व्युत्क्रम परासरण की नहीं। तो यहां से पानी के कण इसके अंदर घुसेंगे, तो यहां पर तनु विलयन मान सकते हैं अपन पानी को। तनु विलयन क्यों? क्योंकि यहाँ विलय जीरो। अरे विलय नहीं है तो तनु विलयन मान लो ना। तो विलायक के कण गमन कर रहे हैं तनु विलयन से, इसके अंदर कैसा विलयन हो गया? सांद्र विलयन। तो परासरण की क्रिया में आपको खूब पता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण गमन करते हैं। इसके अंदर विलायक के कण घूमेंगे, जो किशमिश है इसका आवरण अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा। तो पानी इसके अंदर घुसेगा तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तो ये फूलने लग जाएगी। किशमिश का फूलना किसका उदाहरण हो गया? अरे दूध में किशमिश डाली है ना, फूलती है ना, तो वो इसका उदाहरण हो गया। एक उदाहरण लिख लो, परासरण क्रिया का उदाहरण डाल करके किशमिश का जल में फूलना। परासरण क्रिया का उदाहरण किशमिश का जल में फूलना। जल्दी लिखो। हाँ भाई, तो हमने परासरण दाब पढ़ा। इसी टॉपिक को हम आगे नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आई है आपको, तो फिर कह रहा हूँ, जो आप काम नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो और वीडियो पर कमेंट नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है? चलो तो भाई, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।